चले शुरू करते हैं। टॉपिक है स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें हम बात करेंगे पंचायती राज और नगर पालिका शासन की 73वें 74वें संविधान संशोधन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। लेकिन 73वें 74वें संविधान संशोधनों के पहले कुछ और जो जरूरी चीजें हमें जानना चाहिए उनकी बात होगी, और तब आएंगे हम 73वें 74वें संविधान संशोधनों के ऊपर। तो पहले स्थानीय प्रशासन क्या होता है इसको देखें, उससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें जो जाननी चाहिए वो देखें, और तब 73वें 74वें संविधान संशोधन क्या है तो उनकी बात होगी। भारत में कई स्तरों पर शासन का संचालन होता है। चूंकि हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है अपने देश में, तो इसलिए केंद्रीय प्रशासन और राज्य प्रशासन इन दो स्तरों पर शासन का संचालन है। संघात्मक शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता ही होती है दो स्तरों पर शासन का संचालन और दोनों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। लेकिन हमने संघात्मक शासन के साथ साथ विकेंद्रीकरण को भी अपनाया है, डिसेंट्रलाइजेशन। सो परिणाम की कुछ और स्तरों पर भी शासन का संचालन है। राज्यों को हमने संभाग या कमिश्नरी में बांटा है, जिसका मुखिया कमिश्नर या आयुक्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई नहीं है हमारे देश में। 5-6 जिलों को मिला के हम कुछ कमिश्नरी या संभाग बनाते हैं। संभाग का विभाजन जिला या डिस्ट्रिक्ट में होता है। जिला एक बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है, जिसका मुखिया जिलाधिकारी या कलेक्टर होता है। जिले का विभाजन तहसील या जनपद में किया गया है। ब्लॉक भी बोला जाता है, परगना भी बोला जाता है, प्रखंड, परगना, कई सारे नाम। और सबसे नीचे गांव होते हैं। संभाग प्रमुख प्रशासनिक इकाई नहीं है, उसको छोड़ दें तो हम कह सकते हैं कि 5 स्तरों पर हमारे देश में शासन का संचालन है। केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन, तहसील और सबसे नीचे गांव। और हम ये देखते हैं कि जो ये 5 स्तरों पर शासन का संचालन है, ये मौर्य काल से ही अस्तित्व में है। मौर्य काल हो, गुप्त काल हो, मुगल काल हो, हर समय हमने पाया है कि हमारे देश में प्रमुख रूप से इन 5 स्तरों पर ही शासन का संचालन होता रहा है। वर्तमान समय में भी यही 5 स्तर, इनमें भी जो नीचे के 3 स्तर हैं, जिला, तहसील और गांव, इन तीनों को हम संयुक्त रूप से स्थानीय प्रशासन या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की संज्ञा देते हैं। जिला स्थानीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई माना गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो सर्वोच्च स्तर है वो जिला स्तर की पंचायत है।
प्रत्येक जिला अपने आप में एक नगर होता है, तो नगरीय स्थानीय प्रशासन के तहत वहां नगर पालिका संस्थाओं की भी स्थापना की गई है। तो जिला, तहसील, गांव, इनको संयुक्त रूप से हम स्थानीय प्रशासन कहते हैं और परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि भारत में, या हम कहते भी हैं कि भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। त्रिस्तरीय शासन में एक स्तर है केंद्रीय प्रशासन, दूसरा स्तर है राज्य प्रशासन और तीसरा स्तर स्थानीय प्रशासन। तो भारतीय संविधान या शासन व्यवस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की स्थापना, केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में जिला, तहसील और गांव। तो हम बात कर रहे हैं कि संघात्मक शासन है भारत में, साथ में विकेंद्रीकृत शासन है। सो परिणाम कि 2 नहीं 3 स्तरों पर शासन का संचालन है। और या इसी बात को हम थोड़ा दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि भारत में संघात्मक शासन के अंतर्गत उपसंघात्मक शासन की स्थापना की गई है। संघात्मक के अंदर संघात्मक कह दें, संघात्मक के अंदर उपसंघात्मक कह दें, वो अब अलग अलग लोग जिस शब्द का प्रयोग कर लें। एक संघात्मक तो क्या हो गया, ये केंद्र और राज्य इनके बीच में 2 सरकारें, उनके बीच में शक्तियों का विभाजन। लेकिन दूसरा संघात्मक क्या हो गया, तो राज्य और स्थानीय, ये भी 2 सरकारें और उनके बीच में भी शक्तियों का विभाजन। तो संघात्मक के भीतर संघात्मक या संघात्मक के भीतर उपसंघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना का प्रयास किया गया है हमारे देश में। और इस लिहाज से एक अनोखा देश दुनिया का हम कह सकते हैं अपने आप को कि संघात्मक के भीतर संघात्मक की स्थापना के लिए हम प्रयासरत हैं। हालांकि पूरी तरह से अभी ऐसा हम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि राज्य और स्थानीय निकायों के बीच में स्पष्ट तौर पे हमने शक्तियों का विभाजन नहीं किया है। हाँ, लेकिन प्रयास उसी दिशा में किया गया है। 73वें 74वें संशोधन मील के पत्थर माने गए हैं संघात्मक के भीतर संघात्मक शासन की स्थापना के लिहाज से। तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है भारत में, जिसमें से फिलहाल हम आपसे बात कर रहे हैं स्थानीय प्रशासन की। स्थानीय प्रशासन का अर्थ देखिए आप, स्थानीय प्रशासन का अर्थ देखें, स्थानीय स्तर पर जन समुदाय की भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन करना। स्थानीय स्तर पर जन समुदाय की भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन, तो इसे हम स्थानीय शासन कहते हैं। क्यों करना है ऐसा हमें, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान और उनके समावेशी विकास को सुनिश्चित करना है। और ऐसा हमें स्थानीय लोगों के ही द्वारा करना है।
स्थानीय स्तर के लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान, उनका समावेशी विकास सुनिश्चित करना है और ऐसा स्थानीय स्तर के लोगों के द्वारा ही किया जाना है। क्यों स्थानीय स्तर के लोगों के द्वारा किया जाना है? क्योंकि उन्हें जमीनी सच्चाइयां पता है, जमीन से जुड़े लोग हैं वो, तो उन्हें पता है कि गांव की, शहर की समस्याएं क्या हैं, लोगों की शासन व्यवस्था से अपेक्षाएं और प्रतिक्रियाएं क्या हैं। दिल्ली में बैठे लोग नहीं जानते गांव की समस्याएं, परिस्थितियां क्या हैं, जरूरतें, अपेक्षाएं क्या हैं। राज्य की राजधानी में बैठे लोग नहीं जानते बेहतर तरीके से। जो आदमी गांव में रह रहा है, जो आदमी जिले में, तहसील में रह रहा है, 24/7 वहीं है, उसे पता है कि वहाँ बिजली की दिक्कत है, कि पानी नहीं है, कि सड़क नहीं है, कि शिक्षा या स्वास्थ्य या और किस तरह की समस्याएं गांव के लोग झेल रहे हैं। गांव में 24 घंटे में 8 घंटे बिजली आ रही है, पानी की दिक्कत हो रही है, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल है तो उसमें टीचर नियमित नहीं है, नियमित हैं टीचर तो खुद योग्य नहीं है, आते नहीं हैं वो स्कूल भवन नहीं है, बिल्डिंग है तो जर्जर हालत में है। तो उन्हें पता है जो वहां रह रहा है 24/7। आप और हम किताबें पढ़ के दिल्ली में बैठ के, राज्य की राजधानी में बैठ के नहीं जान सकते गांव की हालत। एक गांव की जान लेंगे, सैकड़ों, हजारों, लाखों गांव हैं हमारे देश में, किस किस की हालत जानेंगे आप? और एक जैसी तो नहीं है हर गांव की हालत। कहीं बिजली की दिक्कत होगी, कहीं सड़क की, कहीं पानी की, कहीं शिक्षा की, कहीं स्वास्थ्य की, कहीं गंदगी की, कहीं कूड़े की, कहीं कचरे की, कहीं कुछ और। उस गांव के, नगर के लोग ही जानेंगे अपनी समस्याएं, शिकायतें, अपनी अपेक्षाएं। तो जब तक हम उन्हें शासन करने की सत्ता नहीं सौंपेंगे, जब तक उनके माध्यम से शासन का संचालन नहीं करेंगे, जब तक शासन व्यवस्था में उनकी भागीदारी नहीं करेंगे, तब तक शासन व्यवस्था बेहतर नहीं होगी, तब तक हम वास्तव में बेहतर तरीके से स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे, उनके विकास को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। तो स्थानीय शासन का उद्देश्य यही है कि स्थानीय लोगों के हाथ में सत्ता दे दीजिए। सारी सत्ता दिल्ली में ना हो, सारी सत्ता राज्य की राजधानी में ना हो, बल्कि कुछ सत्ता का हस्तांतरण स्थानीय लोगों को किया जाए, उनके माध्यम से शासन का संचालन किया जाए। वो लोगों के नजदीक रहते हैं, उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से जानते हैं, उनका समाधान भी वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। उसके अलावा और भी बहुत फायदे हैं। गांव के लोगों की समस्याएं वहीं सुलझ जाएंगी, उन्हें जिला, राज्य या दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, इनका कार्यभार कम होगा, इनके सिर का दर्द कम होगा, कई फायदे और होंगे। तो समावेशी विकास को सुनिश्चित करना है, लोक कल्याण करना है, लोगों की समस्याओं को सुलझाना, तो एक बेहतर, बढ़िया तरीका है कि हम स्थानीय स्तर तक सत्ता का हस्तांतरण करें, मतलब स्थानीय प्रशासन की स्थापना की जाए। हमने किया है अपने देश में ऐसा, स्थानीय प्रशासन की स्थापना। हम बात ही कर रहे हैं कि भारत में हमने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें तीसरा स्तर यही है, स्थानीय शासन स्तर। इसके भी दो रूप हैं हमारे देश में। स्थानीय शासन के भी दो रूप या प्रकार हैं, एक ग्रामीण स्थानीय प्रशासन और दूसरा नगरीय या शहरी स्थानीय प्रशासन। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को हम पंचायती राज कहते हैं। इसे संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए
73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ हमारे देश में। नगरीय स्थानीय प्रशासन को नगर पालिका शासन कहते हैं और इसके लिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया है। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन पंचायती राज और 73वां संशोधन नगरीय स्थानीय प्रशासन या शहरी स्थानीय प्रशासन का नाम नगर पालिका शासन और उसके लिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुए। क्या है ये अधिनियम, इनकी विशेषताएं, लक्षण क्या है वो हमें जानना है। लेकिन जैसा मैंने कहा पहले कुछ और चर्चाएं करें, तब आएंगे 73वें 74वें संशोधन अधिनियम में। कुछ टॉपिक हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे हमें स्थानीय प्रशासन वाले टॉपिक को जोड़ना चाहिए अपने आंसर में, तो आंसर की ग्रेविटी बढ़ेगी, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। तो वो कौन से टॉपिक या कॉन्सेप्ट हैं जिनसे हम जोड़ सकते हैं स्थानीय प्रशासन को, थोड़ा सा पहले इसको देखिए। तो स्क्रीन पे कुछ टॉपिक लिखे हैं, उनके नाम लिखे हैं। एक विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा प्रशासन में जनता की भागीदारी, पीपुल्स पार्टिसिपेशन, तीसरा विकास प्रशासन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा सुशासन, गुड गवर्नेंस, और पांचवा लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। थोड़ा सा इन टॉपिक से जोड़ें स्थानीय प्रशासन को। देखिए एक एक करके। सबसे पहले विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। संगठन के कुछ नियम होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो महत्वपूर्ण नियम हैं उनमें, एक केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन और दूसरा विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को दो आधारों पर हम परिभाषित करते हैं या डिफाइन करते हैं। एक आधार सत्ता का जमाव या वितरण और दूसरा आधार निर्णय लेने के केंद्र। सत्ता के जमाव या वितरण के आधार पे यहां डिफाइन किया गया है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को, यदि सारी सत्ता संगठन के शीर्ष पर या शीर्ष के समीप मौजूद हो तो इसे केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। सारी सत्ता संगठन के शीर्ष पर या शीर्ष के समीप हो तो केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, और यदि संगठन के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का वितरण किया जाए तो इसे हम विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन की संज्ञा देते हैं। हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश में 3 स्तर हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय। सारी सत्ता केवल केंद्र के पास हो तो केंद्रीकरण, कुछ सत्ता केंद्र के पास, कुछ राज्यों के पास, कुछ स्थानीय संस्थाओं के पास तो विकेंद्रीकरण। और मैंने बताया आपको कि भारत में हमने संघात्मक शासन के साथ विकेंद्रीकरण को अपनाया है, मतलब हमने किया है, वही राज्यों को भी सत्ता दी है। संविधान की अनुसूची 7 देखें, केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण है और फिर
73वें 74वें संशोधन देखें, अनुसूची 11 और 12 देखें, हमने पंचायतों नगर पालिकाओं को भी कौन से विषय सौंपे जा सकते हैं उनकी पहचान की है। बस अभी हमने उस प्रावधान को बाध्यकारी नहीं किया है, लेकिन शुरुआत तो कर ही दी है कि भाई राज्य 29 विषय और 18 विषय पंचायतों नगर पालिकाओं को सौंप सकते हैं। तो हमने विकेंद्रीकरण अपनाया है अपने देश में 2 आधारों पे। एक तो इस आधार पे अर्थ है कि सारी सत्ता केंद्र या शीर्ष के समीप हो तो केंद्रीकरण, और विभिन्न स्तरों पे सत्ता का वितरण हो तो विकेंद्रीकरण। दूसरा, निर्णय लेने के केंद्र के आधार पर भी डिफाइन किया जाता है कि किसी संगठन में निर्णय लेने के केंद्र जितना कम होते हैं उतना ज्यादा केंद्रीकरण, और किसी संगठन में निर्णय लेने के केंद्र जितना ज्यादा होते हैं उतना ज्यादा विकेंद्रीकरण कहलाता है। निर्णय लेने के केंद्र कम हो तो केंद्रीकरण, और निर्णय लेने के केंद्र ज्यादा हो तो विकेंद्रीकरण कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, सत्ता एक ही जगह होगी तो निर्णय भी एक ही जगह होगा। सत्ता विभिन्न स्तरों पे बटी होगी तो निर्णय भी कई स्तरों पे होंगे। तो 2 अलग अलग आधारों पे अर्थ या परिभाषाएं हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निर्णय लेने के केंद्र कम होंगे जब सारी सत्ता संगठन के शीर्ष पर या शीर्ष के समीप होगी, और निर्णय लेने के केंद्र ज्यादा होंगे जब सत्ता विभिन्न स्तरों पर बटी होगी। किस देश में, किस संगठन में केंद्रीकरण किया जाए या विकेंद्रीकरण किया जाए, ये अलग अलग देश और संगठन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कई फैक्टर या कारक होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि केंद्रीकरण करना ठीक रहेगा या विकेंद्रीकरण। उत्तरदायित्व का कारक है, प्रशासनिक कारक हैं, कार्यात्मक कारक हैं, बाहरी कारक हैं। कई फैक्टर या कारक होते हैं जो डिसाइड करते हैं केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की मात्रा। केंद्रीकरण के भी फायदे नुकसान होते हैं, विकेंद्रीकरण के भी फायदे नुकसान होते हैं। हमने जरूरत के अनुसार रक्षा, विदेश जैसे विभागों में केंद्रीकरण भी किया है, लेकिन ग्रामीण विकास, स्थानीय प्रशासन में विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित किया है। विकेंद्रीकरण या स्थानीय प्रशासन के कई फायदे तो देखिए अभी हमने पीछे ही बात की है। हमने अपने देश में ग्रामीण विकास, स्थानीय प्रशासन, विकेंद्रीकरण को अपनाया है। उसी विकेंद्रीकरण के लिए देखिए हमारे देश में हमने स्थानीय प्रशासन की स्थापना की है। विकेंद्रीकरण का मतलब मैं बता रहा हूं आपको कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का वितरण, और स्थानीय प्रशासन में मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश में केवल केंद्र और राज्य नहीं बल्कि स्थानीय स्तर भी है, उसे हमने सत्ता के सौंपने की व्यवस्था की है। मतलब देखिए आप, तो वो विकेंद्रीकरण का ही तो रूप है हमारे देश में। तो हम कह सकते हैं कि भारत में विकेंद्रीकरण करते हुए स्थानीय प्रशासन की स्थापना की गई है। भारत में विकेंद्रीकरण करते हुए स्थानीय प्रशासन की स्थापना की गई है, जिसके 2 रूप बनाए हैं हमने, ग्रामीण अलग और नगरीय स्थानीय प्रशासन अलग। तो विकेंद्रीकरण से जोड़ देना है हमें स्थानीय प्रशासन को। बहुत सारे फायदे हैं कि स्थानीय लोग शासन करते हैं, उन्हें जनता की समस्याएं पता है, प्रतिक्रियाएं पता है, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पता है, ज्यादा बढ़िया शासन करते हैं, नीतियां ज्यादा वास्तविक बनती हैं, क्रियान्वयन ज्यादा मन से होता है क्योंकि वही बनाते हैं वही लागू करते हैं। जनता का सहयोग समर्थन मिलता है, उन्हें जनता की भागीदारी मिलती है क्योंकि स्थानीय मामला ही होता है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं चीजों में।
बहुत सारे फायदे, और इसीलिए हमने अपने देश में विकेंद्रीकरण करते हुए स्थानीय शासन की स्थापना की है। तो विकेंद्रीकरण से जोड़ दें स्थानीय प्रशासन को, उसी तरह से जो और कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे भी जोड़ें। तो अगला कॉन्सेप्ट प्रशासन में जनता की भागीदारी। प्रशासन में जनता की भागीदारी, थोड़ा इससे जोड़ें। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? प्रशासन में जनता की भागीदारी। नागरिक और प्रशासन के आपसी संबंधों की जब हम चर्चा करते हैं, नागरिक के और प्रशासन के आपस के संबंध क्या हैं, जब इनकी चर्चा की जाती है तो दो दृष्टिकोणों के आधार पर इनकी चर्चा करते हैं। एक दृष्टिकोण यांत्रिक दृष्टिकोण या मैकेनिकल अप्रोच है, और दूसरा भागीदारी दृष्टिकोण या पार्टिसिपेशन अप्रोच है। यांत्रिक दृष्टिकोण परंपरागत है, स्वतंत्रता के पहले प्रचलित हुआ करता था, जबकि भागीदारी दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण है। स्वतंत्रता के बाद जब लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना आई तब प्रचलन में आया। वर्तमान समय में यही भागीदारी दृष्टिकोण प्रचलित है, फिलहाल हमें इसी से मतलब है। भागीदारी दृष्टिकोण का कहना है कि प्रशासन जब जनता को वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध करवाता है, उस प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कारण वही कि जब हम प्रशासन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे, तभी हम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उसकी शिकायतें, समस्याएं बेहतर तरीके से जान पाएंगे। तभी बेहतर नीतियां बना पाएंगे, तभी जनता का सहयोग समर्थन जुटा पाएंगे, और तभी हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को सुनिश्चित कर पाएंगे। भाई जनता का विकास करना है, कल्याण करना है, वो जनता से पूछे ही नहीं कि वो क्या चाहती है। जनता को प्रशासन में, नीति निर्माण और क्रियान्वयन में भागीदार ही नहीं बनाए, कैसे हम उस जनता के कल्याण और विकास को बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं? कभी। स्वतंत्रता के बाद हमने लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना अपनाई, उसके लिए भागीदारी की जरूरत थी, सो भागीदारी दृष्टिकोण पे बल दिया गया। अब प्रश्न उठा कि भागीदारी कैसे होगी प्रशासन में जनता की? प्रशासन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के कई साधन होते हैं, जिसमें सबसे प्रचलित और परंपरागत साधन है विकेंद्रीकरण। विभिन्न स्तरों तक सत्ता का वितरण। गांव की जनता दिल्ली नहीं आ सकती, कोई बात नहीं, हम दिल्ली को गांव की जनता के बीच में ले जाएं, मतलब स्थानीय स्तर तक सत्ता का हस्तांतरण कर दें, वहीं लोग भागीदारी कर लें अपनी शासन में। तो जरूरी थोड़ी है कि भागीदारी केंद्र में हो तभी कहलाएगी, वो भागीदारी हम गांव में भी कर दें, वहां पंच सरपंच बिठा दें, पंचायती राज बना दें, वहीं भागीदारी हो जाए, वहां की समस्याएं वहीं हल हो जाए, तो बस केंद्र से मतलब ही नहीं हो कोई। भाई अल्टीमेटली शासन या सरकार का उद्देश्य क्या है? क्यों हमें उससे मिलना जुलना है कि भाई हमारी अपेक्षा आपसे, ये शिकायत समस्या हल करो, वो वहीं हल हो जा रही। 1500 5000 आबादी में गांव के पंचायती राज से बात खत्म। हमारे लिए तो वही सब कुछ, वही सरकार है, वही भगवान है।
तो भागीदारी का सबसे प्रचलित तो परंपरागत साधन विकेंद्रीकरण है और उसी के लिए हमने अपने देश में स्थानीय प्रशासन के तहत पंचायतों की, नगर पालिकाओं की स्थापना की है। मतलब लोक कल्याणकारी राज्य में जरूरत भागीदारी की जरूरत विकेंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के लिए स्थानीय प्रशासन। तो देखिए इनको जोड़ दिया हमने आपस में। और आगे बढ़े, एक और कॉन्सेप्ट है विकास प्रशासन या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। 1955 में यह कॉन्सेप्ट आया था विकास प्रशासन या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। ये विकासशील देशों के लोगों की समस्याओं के समाधान और उनके समावेशी विकास को सुनिश्चित करने पर बल देता है। विकास प्रशासन विकासशील देशों के लिए आई एक संकल्पना थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत जैसे विकासशील देशों का उदय हुआ तो फिर उन विकासशील देशों के संदर्भ में 1955 में कॉन्सेप्ट आया विकास प्रशासन का। ये विकासशील देशों के जो लोग थे, जनता थी, उनकी शिकायतों, समस्याओं के समाधान और उनके समावेशी विकास को सुनिश्चित करने पर बल देने वाली संकल्पना थी। दूसरे शब्दों में कहें तो विकास प्रशासन ने विकासशील देशों में लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना पर बल दिया था। और जैसा जस्ट अभी हमने आपसे बात की कि लोक कल्याणकारी राज्य की जरूरत है प्रशासन में जनता की भागीदारी, सो परिणाम हुआ था कि विकास प्रशासन की संकल्पना ने भी प्रशासन में जनता की भागीदारी पर बल दिया था। विकास प्रशासन में लोक कल्याण, उसके लिए प्रशासन में जनता की भागीदारी, उसके लिए विकेंद्रीकरण और उसके लिए भारत में स्थानीय प्रशासन। विकास प्रशासन, उसमें लोक कल्याण, उसमें भागीदारी, उसके लिए विकेंद्रीकरण और उसके लिए हमारे देश में स्थानीय प्रशासन। तो हमने वहां से जोड़ दिया उसे। और देखिए 1992 में वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस या सुशासन का कॉन्सेप्ट दिया, वहां से भी जोड़ दीजिए। 92 में विश्व बैंक के द्वारा सुशासन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया। सुशासन का अर्थ है जनता